तो जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि मैंने आपको 3 पेपर्स के बारे में बताया और ये तीनों पेपर आपके एग्ज़ाम में हैं इस बार 5th सेमेस्टर में। अब इन तीनों पेपर में हम आपको ब्रीफली इनके बारे में बता देते हैं। बाकी इनका सिलेबस जो भी कुछ है, सिलेबस जो भी है वो मैं आपको 5th सेमेस्टर का और 6th सेमेस्टर दोनों का सिलेबस एक साथ PDF है मेरे पास, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप उस सिलेबस उस PDF से देख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। और लेकिन ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको पढ़ना क्या है, और उसके बाद हम आपको लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में बता देंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या पढ़ना है, अभी भी वैसे ही आपका सिस्टम है, 4th यूनिट है, 4 यूनिट्स होंगी और फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके। तो फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है वो देखिए। फर्स्ट यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो जानना है कि किसी भी इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करना है, किसी भी इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करना है। तो रूट के बारे में आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन रूट आपने जो फाइंड आउट किए, जैसे 10th लेवल में फाइंड आउट किया, उससे पहले भी अर्लियर आपने फाइंड आउट कर लिए होंगे। तो वो रूट जो आपने फाइंड आउट किए थे वो एक लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर पॉलिनोमियल था, 2x + 3 = 0। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, x की वैल्यू x = -3/2। तो वहाँ पर हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल्स के रूट फाइंड आउट किए, पॉलिनोमियल्स के सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल्स के रूट फाइंड आउट किए, 22 के सारे मेथड, थर्ड डिग्री के फाइंड आउट किए, एंड सो ऑन। इसी तरीके से फिर हम जब 11th और 12th में आगे क्लासेस में आए तो हमें वो जो हमारे पास पहले स्टार्टिंग में थे वो हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशंस थी, x में थी इक्वेशंस या y में मान सकते हैं आप, वो अलजेब्राइक इक्वेशंस थी। तो आपने 11th और 12th में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मींस ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ कौन से टर्म्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होंगे, जैसे कि sin x = 0, sin x = 0। तो अगर sin x = 0 है, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का भी रूट होता है। रूट की तो डेफिनेशन सभी को पता है, रूट मींस द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस थिंग इज 0। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए ये 0 के बराबर है वो रूट कहलाएगी। तो x की वैल्यूज पुट करते रहिए और 0 मिलता रहेगा, वो आपके रूट कहलाएंगे। x = 0, π, 2π, 3π, 5π, 7π, -π, -2π, -3π, -4π, ऑल आर इट्स रूट। ठीक है, तो वो सभी इसके रूट हैं। तो जनरली अगर हम सारे रूट्स को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो देन वी राइट x = n π, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, राइट। तो ये आपका n इंटीजर बिलोंग, ये इसके रूट्स हैं। इजी था फाइंड आउट करना, पढ़ा दिया गया 11th और 12th में। इसी तरीके से बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थी जिनको हम लोग फाइंड आउट करते थे 11th और 12th। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती है, लॉगरिथमिक इक्वेशंस हो सकती है, हाइपरबोलिक इक्वेशन हो सकती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कि मान लो एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाइपरबोलिक भी टर्म है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक भी टर्म है, x भी है, अलजेब्राइक टर्म्स भी हैं और लॉगरिथमिक टर्म भी हैं, उस टाइप की इक्वेशन भी तो हो सकती है, उसका भी तो रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है x + sin x = 0, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। क्या हम इसका रूट नहीं फाइंड कर सकते, इसका भी रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें भी x की वैल्यू बतानी है। रूट फाइंड आउट करने का मतलब होता है कि इसमें हम x की क्या वैल्यू पुट करें, x क्या पुट करें कि ये चीज़ जो है वो 0 के बराबर आता है, उस x को हम लोग बोलेंगे इसका रूट। अब एक वैल्यू है तो एक ही रूट होगा, 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो 2 रूट हो जाएंगे, 3 एग्जिस्ट करेंगे तो 3 रूट हो जाएंगे, जितने एग्जिस्ट करेंगे सब इसके रूट होंगे। ठीक है, तो x की ऐसी वैल्यू जिसको तो इस टाइप की इक्वेशन शायद हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया हो, कहीं भी 1-2 जगह आई होंगी, वो एक अलग बात है, इशू है। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोगों ने रूट के बारे में स्पेशली बात नहीं की होगी कि इस टाइप की इक्वेशन दी हुई और अब इसके रूट फाइंड आउट करिए। ठीक है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्ट कह सकते हैं मेथड टाइप का नहीं है, कोई एक एल्गोरिथम नहीं है कि आप इस तरह से करते जाइए और आपको इसके रूट्स मिल जाएंगे। जैसे क्वाड्रेटिक में होता है कि हमें फैक्टर करना होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है कि हमें बस sin x दे रखा है, जब भी हम साइन के टर्म में सोचते हैं कि साइन में किसी वैल्यू 0 के टाइम में कैंसिल होता है, फिर x की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से मेथड्स हैं, लेकिन ऐसे के लिए मेथड्स नहीं थे। ये मान लीजिए ऐसी इक्वेशन है log x + sin x = 0, इसी इक्वेशन में इसके भी रूट फाइंड आउट करने हैं। तो इस टाइप की इक्वेशंस फाइंड आउट के रूट फाइंड आउट करना इतना आसान काम नहीं है। तो इस टाइप की इक्वेशंस के जो रूट फाइंड आउट करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइप की इक्वेशंस के जो रूट फाइंड आउट किए जाएंगे वो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में रूट फाइंड किए जाएंगे इसके। तो पहला चैप्टर आपका जो बेसिकली बेस्ड होगा वो फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ रूट्स होगा, और ना कि ओनली पॉलिनोमियल्स होंगे। पॉलिनोमियल्स तो हाई डिग्री के होंगे, 7 डिग्री 8 डिग्री के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। अदरवाइज इस टाइप के जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी में e पावर x भी आप लगा सकते हैं, इंटू में e पावर x लगा सकते हैं, कहीं भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे और आपके इनके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। अच्छा, तो रूट जब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। एक्चुअली इनका जो रूट्स आपको मिलेगा
जैसे कि सपोज रूट का मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको इसमें पुट करें और 0 आ जाए, तो वो x की वैल्यू जैसे कि 2x + 3 = 0, x की वैल्यू अगर हम -3/2 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल 0, इस चीज की वैल्यू 0 आएगी। तो x = -3/2 कॉल्ड इट्स एग्जैक्ट रूट, एग्जैक्ट रूट, ठीक, क्योंकि एग्जैक्टली आपको 0 मिल रहा है, क्लियरली 0 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा x फाइंड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। तो हम ऐसा x फाइंड करेंगे कि चलो ठीक है, इसमें ऐसा x फाइंड करेंगे, ऐसा x ट्राई करेंगे, वो x फाइंड करना, जैसे यहाँ पर वो x फाइंड करना जिसको पुट करने से वैल्यू 0 आ जाए, दैट इज इजी, बट यहाँ पर उतना इजी नहीं है। वो x फाइंड करना जिसको इसमें पुट करने से उसकी वैल्यू 0 आ जाए, वो बहुत इजी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि उसको हम फाइंड करना मुश्किल बहुत है। तो हम वो x फाइंड करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट वो x फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि जिसको इसमें पुट करें तो इस चीज की वैल्यू 0 के लगभग बराबर आ जाए। 0 तो आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रही है तो लगभग 0 के बराबर आ जाए, मतलब इस चीज की वैल्यू x की वैल्यू को पुट करें तो इस जैसे इसमें x = -3/2 इतने पोर्शन में पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। लेकिन हम उस x को फाइंड आउट करेंगे, कोई एक ऐसा फाइंड करेंगे जिसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इतने पोर्शन में पुट करेंगे तो इस चीज की वैल्यू लगभग किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। लगभग 0 के बराबर मतलब 0.0000001 2 या 3 4 ऐसे करके 0 हो जाए, इस तरह से। तो ये वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, लगभग 0 के बराबर है। तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो x है ना, ये इससे पुट कर दे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, लगभग 0 के बराबर आ रही है। तो देन वी कैन आल्सो से इट इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बट दिस रूट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट रूट, क्योंकि ये लगभग उसके 0 के बराबर हो रहा है, एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम जनरली इस चैप्टर में ऐसे ही x हमें मिलेंगे जिनको इस पुट करने पर उसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर आएगी, तो सारे के सारे रूट्स आपको अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने हैं। तो वो सारे अप्रॉक्सीमेट रूट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने, तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, क्योंकि भाई किसी एक मैथमेटिशियन ने प्रपोज किया कि हाँ चलिए आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है तो मेरे तरीके से आप उस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करिए, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस लगाइए कि पहले आप ऐसे करिए, फिर ऐसा करिए, फिर ऐसा करिए, 1 2 3 स्टेप रखिए, फिर आपको एक ऐसा वैल्यू x की मिल जाएगी जो इस लगभग इसकी वैल्यू 0 के बराबर देगी। तो वो एक उनका मेथड हो गया। ऐसे दूसरे मैथमेटिशियन ने प्रपोज किया कि हाँ इस तरीके से नहीं, मेरी तरीके से करिए तो आपको दूसरे तब भी इसके आप रूट तक पहुँच सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या आएगा, एरर का फर्क आएगा, क्योंकि एरर है ना यहाँ पे। एरर का मतलब है ये तो इसका जो यहाँ पे इसका रूट निकालोगे वो एग्जैक्ट रूट नहीं है, वो कौन सा रूट है, अप्रॉक्सीमेट रूट है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट है और एग्जैक्ट रूट तो कुछ और होगा, ठीक है। एग्जैक्ट रूट तो कुछ और होगा, एग्जैक्ट का मतलब ऐसा है जिसकी वैल्यू रखने से ये 0 आ जाए। तो एग्जैक्ट रूट माइनस अप्रॉक्सीमेट रूट इज कॉल्ड एरर, ठीक है। वो तो एरर सभी जानते हैं, जो चीज़ एग्जैक्टली है और जो चीज़ हम उस चीज़ को गैस कर रहे हैं उन्हीं दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। तो एरर का कॉन्सेप्ट भी आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में होगा, लेकिन एरर के एरर थोड़ा सा कह सकते हैं टिपिकल चीज़ होती है, इतना आसान नहीं होता है एरर फाइंड आउट करना। तो मेरे ख्याल से उसके क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं एग्जाम में। अगर आप उसका पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एरर के नहीं होते, कहीं 1 2 क्वेश्चन हो गए। कंपटीशन वगैरह में आते हैं 1 2 क्वेश्चन एरर के जरूर आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पेपर में एरर के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ज़्यादातर एरर के बारे में आपको बताया भी नहीं जाएगा इन मेथड्स में, ठीक है। तो एरर का भी कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के पूरे पेपर में लगभग आखिर तक चलता रहेगा, हालांकि उसका ज़्यादा कोई खास उसके बारे में ना बताया गया, बुक में अच्छे से बताया गया और ना ही हम उसको इंटरेस्ट देंगे। तो एरर भी होगी यहाँ पे। तो अप्रॉक्सीमेट रूट आपको यहाँ पे मिल पाएगा। डिफरेंट मेथड्स हैं, बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, एंड न्यूटन रैप्सन मेथड है, ग्राफी स्क्वायर रूट मेथड है। दे आर डिफरेंट मेथड्स। तो जो पहला मेन इसका जो मेजर पार्ट है वो है फाइंडिंग रूट्स, ठीक है। हम रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है, हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो दूसरा तरीका है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें पढ़ेंगे आप इंटरपोलेशन। क्या पढ़ेंगे आप, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या होता है जरा उसके बारे में। इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन में क्या होगा कि ये भी एक मेथड है, ये भी एक टेक्निक है। इंटरपोलेशन मतलब ये भी एक टेक्निक है जिसमें आपको क्या करना होगा कि कुछ चीज़ें आपको गिवन होगी, लेकिन जो चीज़ गिवन होगी वो आपको डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन होगी। डिस्क्रीट फॉर्म में मतलब कि आपको एक ऐसा डेटा दिया होगा जो पर्टिकुलरली कुछ इंटरवल्स पे आपको कुछ वैल्यूज देगा। वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम बात करें पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन या फिर किसी कंट्री की पॉपुलेशन या किसी सिटी की पॉपुलेशन या कहीं की पॉपुलेशन की बात करें,
तो सपोज इंडिया की पॉपुलेशन मान लीजिए जैसा कि बताया है आपको 1881 में पहली बार इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई थी। 1881 में इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, फिर 1881 के बाद फिर आपको पता होगा हर 10 ईयर पे इंडिया की पॉपुलेशन या कैलकुलेट की जाती है। तो 1881 में मान लीजिए 1881 तो ईयर आपका कौन सा था 1881 या फिर 1881 या कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी डेटा आपको गिवन है, जो आपको दिया जाए, ऐसा नहीं कि आपको पहले जो भी डेटा आपको गिवन है, मान लीजिए ईयर 1881 में पॉपुलेशन जो थी आप यहाँ पे, और पॉपुलेशन मान लीजिए यहाँ पर किसमें थी, करोड़ में, इन करोड़, तो यहाँ पर हमने मान लिया 30 करोड़, ठीक है 30 करोड़ की। फिर उसके बाद पॉपुलेशन किसमें कैलकुलेट की गई, 1891 में कैलकुलेट की गई। मान लीजिए तब पॉपुलेशन कितनी होगी, 40 करोड़ होगी। फिर इसके बाद कब कैलकुलेट की जाएगी, 1901 में कैलकुलेट की जाएगी। 1901 में मान लीजिए कितनी पॉपुलेशन होगी, 45 करोड़ होगी। फिर कब कैलकुलेट की जाएगी, 11 में कैलकुलेट की जाएगी। तब मान लीजिए कितनी पॉपुलेशन होगी, 60 करोड़ होगी। तो इस तरीके से पॉपुलेशन रहेगी। ये एक्चुअली थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है हमारी, तो इसलिए हमने इंडिया की बात में अगर करें तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज नहीं लिखा मैंने, क्योंकि अदरवाइज आपको लगेगा कि नहीं आप डेटा ही गलत मान रहे हैं। तो ये एक्चुअल में इंक्रीज है तो इसलिए लिख रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज होगा, कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, बीच में फिर घट सकता है, फिर बढ़ सकता है, ऐसा कुछ भी डेटा हो सकता है। कोई भी डेटा आपको दिया, ये डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। डिस्क्रीट डेटा का मतलब होता है अगर आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू पता है एट सर्टेन पॉइंट्स या सर्टेन इंटरवल्स, देन दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। इनके बीच में जो गैप है वो सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी, जैसे यहाँ पे 10 साल का है, अदरवाइज अलग अलग भी हो सकता है। कंटिन्यूअस डेटा का मतलब होता है जैसे कि आपको पता है, जैसे कि सपोज मैं आपसे कह दूँ एक फंक्शन है, ये जैसे कि एक फंक्शन का ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है, और इस फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए x इज इक्वल टू, ये मान लीजिए x इक्वल टू 1 है, और इस पे वैल्यू कितनी मान लीजिए 5 है, ये x इक्वल टू कितना है 3 है, इस पे वैल्यू कितनी है, जैसे मान लीजिए फंक्शन है, ये फंक्शन है तो इसका ग्राफ, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, मान लीजिए कितनी है 2x स्क्वायर प्लस 1, ये एक फंक्शन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो x इक्वल टू अगर इसमें आप 1 रखेंगे तो कितना है यहाँ पे 3, मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे 3, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना होगा 9 और 2 कितना हुआ 9 और 2 18, 1 और 19 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी जरा बताओ, 4 रखेंगे तो 16 और 2 कितना हुआ 32 और 33 आएगी। ऐसे ही 5 रखने पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 25 और 50 और 51 आएगी। तो अगर मान लो आपको ये फंक्शन दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इज अ फंक्शन, ये डेटा दे दिया कि कोई एक चीज़ है जो इस चीज़ को फॉलो कर रही है, तो देन दिस फंक्शन इज या दिस डेटा इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डेटा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस इसलिए बोल रहे हैं आप x की कोई भी वैल्यू रखो, किसी भी वक्त फाइंड करना हो आप इसमें x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू बता सकते हो। दिस इज कंटिन्यूअस, हर एक x के लिए ये चीज़ आपको डेटा गिवन है, हर एक x के लिए कोई ना कोई आपको y जरूर मिल जाएगा, तो इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डेटा। लेकिन अगर मान लो ये जो डेटा है इस तरह से ना देकर के इस तरह से दे दिया जाए, एक कॉलम बना दिया जाए, इधर x है और इधर y है, x की वैल्यू 1 रख दी जाए, y की वैल्यू 3 रख दिया जाए, x की वैल्यू 3 रखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सपोज x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है 19 है, और x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 33 है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी है 51। मतलब इस तरीके का आपको डेटा दिया जाए तो इस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट डेटा मान लीजिए आपको गिवन है, ना कि कोई रूल दे रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में बात करें खासकर तो पॉपुलेशन का तो कोई रूल नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं कि हर साल इतनी पॉपुलेशन बढ़नी है या कोई रूल नहीं है उसका, तो कभी भी घट सकती है बढ़ सकती है। तो मान लीजिए आपको पॉपुलेशन दे रखी है 1991 में दे रखी है, इसके बाद कितना आएगा 1921 में दे रखी है, मान लीजिए 70 करोड़ होगी इस तरह से, ठीक है। ये आपको डेटा दे रखा है, इस डेटा के बेस पे अब आपको बताना है, मान लीजिए किसी ने पूछा या फिर आपके अंदर ही ऐसी चीज़ दिमाग में आया कि यार 1991 में अगर इतनी पॉपुलेशन थी, 1905 में कितनी पॉपुलेशन रही होगी, 1905 में कितनी पॉपुलेशन रही होगी, इस ईयर में पॉपुलेशन कितनी रही होगी, तो क्या करेंगे आप 1905 में कितनी, भाई उस समय में तो कुछ ना कुछ पॉपुलेशन होगी, ऑब्वियसली होगी, भले ही हम 10 साल पे करते लेकिन हर बीच में तो पॉपुलेशन होगी ना। तो 1905 में कितनी पॉपुलेशन होगी, वो चीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जैसे हम हर 10 साल पे कैलकुलेशन करते हैं, हम जाकर के 1905 में फिर से कैलकुलेशन करेंगे। मान लो उस टाइम में हैं हम लोग, उस टाइम में अगर हैं तो 1900 जैसे इस समय है 2011 में पॉपुलेशन हो चुकी कैलकुलेट हो चुकी है, 2021 में फिर होगी, मान लो 2020 चल रहा है। अगर हम इस समय चाहे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है तो क्या कर सकते हैं आप, जाकर के कैलकुलेट करिए, गिनिए, या फिर किसी भी है ना आप उसको काउंट कर सकते हैं, गिनिए जा करके, या फिर क्या कर सकते हैं आप उस चीज़ को गेस कर सकते हैं।
गेस करने का मतलब कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल ऐसे ही गेस करते रहते हैं कि हाँ उस साल पिछले साल इतनी थी तो इस बार अब इतनी हो जाएगी, वो एक गेस करते हैं। एक होता है मैथमेटिकली गेस करना। तो मैथमेटिकली अगर आप उस चीज़ को गेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो इंटरपोलेशन से बता सकते हैं। इंटरपोलेशन आपको बहुत हेल्प करेगा कि 1920 में इस समय कितनी पॉपुलेशन है। हालांकि वो भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल, एग्जैक्ट बताने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आपके पास चाहे कोई भी हो आपको एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं बता पाएगा इस समय इंडिया की कितनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पूरा एक फिर से वही सब प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन मैथमेटिकली काफ़ी हद तक आप उस चीज़ को बिल्कुल सही बता सकते हैं। किससे, किसकी हेल्प से, इंटरपोलेशन की हेल्प से। इसके लिए भी डिफरेंट मेथड है। जैसे कि वहाँ पे रूट्स में नहीं होता था कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है और आपको उसके लिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे एक्स की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो एक्स एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, बट हम फिर भी उस एक्स तक जरूर पहुंच पा रहे थे जिससे उसकी वैल्यू लगभग 0 बराबर है। दैट विल कॉल द अप्रॉक्सीमेट रूट। तो वैसे ही मान लो 1905 में आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी कि 1905 में कितनी पॉपुलेशन रही होगी। देखने से लग रहा है कि हाँ इंक्रीज हो रही है, तो 45 और 60 के बीच में आएगी, लगभग 47 करोड़, 50 करोड़, 52 करोड़, कुछ भी आ सकती है, तो वो चीज़ आएगी, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकली, इंटरपोलेशन की हेल्प से, ठीक है। इंटरपोलेशन आपको बताएगा कि इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू है। तो जानते हैं इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए क्या किया जाता है कि इस दिए हुए डेटा की हेल्प से एक फंक्शन तैयार किया जाता है। इस दिए हुए डेटा की हेल्प से फंक्शन तैयार किया जाता है। फंक्शन कैसे तैयार किया जाता है, उसी पे डिफरेंट मेथड्स हैं। फंक्शन के डिजाइन पे डिफरेंट मेथड्स हैं। जो फंक्शन डिफरेंट मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपना अपना लॉजिक लगा करके उन्होंने कहा कि अगर इस टाइप का अगर हम तरीका यूज करेंगे तो जो भी दिया हुआ डेटा होगा उसका फंक्शन लगभग दिए हुए डेटा के बराबर, जो भी डेटा दे रखा है उसको भी सेटिस्फाई करेगा और जो भी एक्चुअल चीज होगी उसको लगभग सेटिस्फाई करेगा। तो इसी पे डिफरेंट मेथड्स हैं, इसी पे डिफरेंट मेथड्स हैं। न्यूटन्स, जैसे कि जो पहला मेथड है इसमें न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फिर आता है एक न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसके बाद और भी हैं, कई सारे हैं, गॉस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और भी इसके बाद है हर्माइट, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला, कई सारे इंटरपोलेशन फॉर्मूले। इन सब का काम बस वही है कि दिए हुए डेटा में से किसी बीच के डेटा पे आपको उसकी पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, कोई भी और डेटा हो सकता है। आपके मान लीजिए आपकी क्लास में है, स्टूडेंट्स के मार्क्स को लेकर के हो सकता है कि मान लीजिए कि 40 से 50 के बीच नंबर लाने वाले 30 स्टूडेंट हैं, 50 से 60 के बीच नंबर लाने वाले 40 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, और 60 से 70 लाने वाले इतने स्टूडेंट हैं, 70 से 80 लाने वाले इतने हैं, 80 से 90 लाने वाले इतने हैं। तो ज़रा बताओ 65 से कम लाने वाले कितने स्टूडेंट होंगे? ये 65 पे एग्जैक्टली नहीं पता, 40 से 50 के बीच में नंबर कितने बच्चों के ये पता है, 50 से 60 के बीच में कितने हैं, 60 से 70 के बीच में कितने बच्चे हैं ये पता है 45, लेकिन 65 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं वो चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। एटलीस्ट इतने तो होंगे पता चल रहा है, क्योंकि इनके जो नंबर हैं वो क्या है सबके 60 से कम है। लेकिन इसमें ये वाले जो बच्चे हैं वो कौन से, इनके 60 और 70 के बीच में, मतलब उनके 65 से अबव भी हो सकते हैं, समझ गए आपको। तो इतने बच्चे 70 तो आएंगे, 65 से कम नंबर वाले 70 बच्चे तो होंगे, कुछ बच्चे यहाँ से भी आएंगे। तो वो चीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीज़ें या तो आप रियलिटी में जाकर के उस चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप उसको मैथमेटिकली गेस कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो इन मेथड से भी हम लोग किसी भी दिए हुए डेटा सेट से हम उसके किसी बीच के पॉइंट पे हम उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अगर मान लो जैसे कि मान लीजिए 1905 में बताना है, ठीक है। अगर मान लो 1921 में पॉपुलेशन है, फिर भी आपने देखा होगा 1921 में ये मान लीजिए जैसे कि अभी आजकल का ये दौर ले लीजिए, 2011 में कैलकुलेशन हुई, उसके बाद भी बहुत से लोग एक्सपेक्ट करते रहते हैं इस समय 130 करोड़ लोग, शायद 130 करोड़ की कैलकुलेशन हुई नहीं है, लेकिन फिर भी 130 करोड़ कहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए गेस आ गया। तो मतलब बाद के भी पॉइंट पे आप गेस कर सकते हैं इतनी वो चीज़ पॉपुलेशन हो जाएगी। 1921 तक का डेटा दिया, लेकिन आप फिर भी गेस कर सकते हैं इस दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग कि 1925 में पॉपुलेशन क्या होगी,
ठीक है। तो दिए हुए डेटा के बाहर के पॉइंट पे अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस मेथड को हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं, और अगर दिए हुए डेटा के किसी बीच के पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो इंटरपोलेशन भी पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रापोलेशन में शायद 1-2 क्वेश्चन होंगे, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रापोलेशन में क्वेश्चन नहीं है आपके पास, ठीक है। इंटरपोलेशन मेनली है आपके फोकस रहेगा। तो इंटरपोलेशन में डिफरेंट मेथड्स होंगे, और इन्हीं के ये सब फॉर्मूले होते हैं। इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है, इसका सबका फॉर्मूला होगा, और ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, डेटा आपको दिया होगा, इसके नीचे बस इतना लिखा होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, या फिर कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं होगा, फिर आपको आपका दिमाग लगा करके यूज करना है कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं वो जो दिए हुए डेटा के नेचर पे डिपेंड करते हैं कि वो कैसा डेटा दे रखा है, ठीक है, या फिर किस पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे सपोज 1905 पे फाइंड करनी है, तो अगर देखा जाए तो 1905 किसके बीच में है, 1901 और 1911 के बीच में, लेकिन 1905 जैसे 1900, अब इनके बीच में कितना डिफरेंस, 10, तो 1905 में फाइंड आउट करना है। तो 1905 किसकी तरफ से पास पड़ेगा, 1901 की पास पड़ेगा या 1911 के पास पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर हम इस वाले एक और इस 1901 और 1905 में देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, लेकिन 1905 और 1911 के बीच में देखेंगे तो कितना डिफरेंस, 6 का। देखा जाए तो ये जो डेटा सेट जिसपे वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 1901 के करीब है, मतलब थोड़ा सा फॉरवर्ड कह सकते हैं, फॉरवर्ड है, किसके फॉरवर्ड है, 1901। तो हम इसमें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन्स बैकवर्ड, 2 फॉर्मूले हैं। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला तब लगाया जाता है जो भी इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल के हाफ से पहले किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम वहां पे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। यही अगर 1907 पे कैलकुलेट करनी हो, या 1908 पे करना हो, या 1906 पे करना हो, या फिर 1909 पे करना हो, तो आप लोग न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है आप उसमें ये नहीं यूज कर सकते, ये भी यूज कर सकते हैं, बट दैट कॉज मच एरर, उसकी वजह से ज़्यादा एरर आ सकती है। इसको यूज़ करेंगे तो बड़ी एरर कम आएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि ये पीछे के अकॉर्डिंग चले, जो भी दे रखा है उसके पास मतलब थोड़ा सा नज़दीक हो, तो उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरपोलेशन में हम लोग क्या सीखेंगे, डिफरेंट फॉर्मूले होंगे। ये सब फॉर्मूले बहुत बड़े होते हैं, उन सबको आपको याद करना पड़ेगा, उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, और बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा आपको ये सब करके, क्योंकि कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेटर यूज़ करना होगा आपको। इंटरपोलेशन हो जाएगा, इंटरपोलेशन के साथ मेनली इंटरपोलेशन ही, इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भी रहेंगी। इंटरपोलेशन मेन है। इसके बाद थर्ड जो आएगा आपका आएगा न्यूमेरिकल। ये ब्रॉड चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं न्यूमेरिकल, लेकिन इसी टाइप की सब चीज़ें होंगी। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ऐसी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन 2 चीज़ें और आएंगी। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि आपको जैसे यहाँ पे ये आपको मान लीजिए x दे रखा है, ये x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग fx की वैल्यू या y की वैल्यू दे रखी है। तो अगर ये x की वैल्यू दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ये y की वैल्यू दे रखी है, तो अब जो ये फॉर्मूले होंगे, ये फॉर्मूले आपको एक fx बना करके तैयार कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले एक fx एक रूल बना देंगे, ठीक है। इसको देखते हुए इन्हीं 4-5 चीज़ों को यूज करते हुए, हालांकि फंक्शन नहीं पता है, जैसे यहाँ पे हमें ये फंक्शन पता है, आपको जो x रखना चाहो, यहाँ पे 7 रखना चाहो तो आपको 7 पे y मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन नहीं दिया हुआ है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इन्हीं मेथड का यूज करके एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और उसी फंक्शन में ये 1905 पुट करना होता है, 1905, ठीक है। क्योंकि x इक्वल टू ये x इक्वल टू 1881 पे 30 आएगी, 1891 पे 40 देगा, 1901 पे इतना, लेकिन 1905 करने के लिए f ऑफ करेंगे, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन आ जाएगी, और वो अप्रॉक्स पॉपुलेशन, ठीक है, वो अप्रॉक्स होगी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो x आपको दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग fx कुछ पॉइंट्स, सर्टेन पॉइंट्स पे दिया होगा, लेकिन आपको एक जनरल फार्मूला उसको फाइंड करना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये जनरल फार्मूला आएगा, उसके बाद हम उसमें जिस वैल्यू पे चाहिए वो वैल्यू पुट कर लेंगे, और आपको उससे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आप क्या सीखेंगे जानते हैं आप, x आपको दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग fx ना देकर के उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू दी होगी। मतलब जैसे यहाँ पर देखा जाए x इक्वल टू 1 है, तो इस पर आपने क्या लिखा 3, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट, तो आप इसे क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। कितना डिफरेंशिएट इसका आएगा, 4x। तो यहाँ पे x इक्वल टू ये किसकी वैल्यू जरा बताएं आपको, y डैश है, y डैश का मतलब है 4x। तो x इक्वल टू इसमें 1 रखेंगे तो y डैश की यहाँ वैल्यू दी रखी होगी, y डैश बोलो या f डैश x बोलो, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा।
तो ये y डैश की वैल्यू दे रखी है। तो अब वैसे यहाँ पे वो डेटा नहीं दिया, ये तो फंक्शन दिया है। फंक्शन दिया होगा तब तो इजी क्वेश्चन है, वो तो फिर 10th लेवल का या 12th लेवल का आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये फंक्शन है, इस पॉइंट पे वैल्यू बताओ, है ना। वो तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक डेटा दिया होगा कि इसकी मदद से आप वो फंक्शन क्रिएट करो, ठीक है, वो फंक्शन क्रिएट कर दो और उसके बाद किसी दिए हुए पॉइंट पे वैल्यू बताओ, ठीक। अब नई चीज जो है डिफरेंशिएशन में क्या होगा, x दिया होगा, f डैश x दिया होगा, फंक्शन अननोन है, ठीक है, फंक्शन अननोन है, भले ही आपको पता हो। जैसे मान लो आप ही सपोज करिए क्या किया आपने, जैसे अभी इससे पहले टेबल जो बनी हुई थी, किसी को क्वेश्चन देना है, तो तुम क्या करो, ये सब चीजें ना, तुम ये तो डेटा वही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। एक होता है कि आप इस तरीके से दे दो किसी को भाई इसी फंक्शन का यूज करके, और उसको ये मत बताओ कि इस फंक्शन से हमने ये चीजें कैलकुलेट की है, तो वो क्या करेगा, अगर बहुत दिमाग लगाएगा तो कहेगा यार 1 पे 3 हो रहा है, 3 पे 19 हो रहा है, 4 पे 33, या मेरे ख्याल से तो मुश्किल होगा सबको के लिए, लेकिन कर सकता है। मान लो कोई भी है सीक्वेंस बना लिया भाई, 1 के अकॉर्डिंग 3 हो रहा है, 3 के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 4 के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 5 के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, तो ये फंक्शन बना लेते हैं। तो वो फटाफट आप जिस x पे पूछोगे कि x = 3.5 पे वैल्यू बताओ, वो इसी फंक्शन में रख के बता देगा। एक तो तरीका ये होता है, लेकिन मान लो ये नहीं गेस कर पा रहा था, क्या करेगा, जैसे इस केस में देखो कोई किसी की हिम्मत में गेस करके दिखा दे कि इसका एक्जैक्ट फॉर्मूला उस तरह से कैसे आएगा, तो वो चीज़ नहीं गेस कर पाओगे कि 1881 पे कोई चीज़ 30 हो रही है, क्या 90 पे इतनी हो रही है, 1901 पे इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, इस पे इतनी हो रही है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा। इस वाले में गेस कर सकते हो, 1 पे 3, 3 पे 19, 4 पे 33, 5 पे 51, तो आप ऐसा फॉर्मूला सोच सकते हो। क्योंकि मान लीजिए इसके, समझ लेना मेरी बात को, सीक्वेंस वगैरह बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो वो चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके वो सीक्वेंस वो फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर किसी भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी हो, x = 3.5 पे फाइंड करना हो, चाहे x = 3.4 पे फाइंड करना हो, उस फंक्शन में पुट करो तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लो आप इस तरीके का डेटा जो दे रखा है वो नहीं दिया है, लेकिन आप उस तरह की चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, इंटरपोलेशन की चीज़ यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में होगा, फंक्शन में दे करके उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू दे रखी होगी, और इसमें क्या होगा, इसके लिए भी फॉर्मूले होंगे जनरली इसी टाइप की, यही जो ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये फॉर्मूले fx के लिए होते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके f डैश x का फॉर्मूला बना दिया जाएगा, ठीक है। इन सब का चीजों का यूज करके f डैश x का एक फॉर्मूला आएगा, f डैश x का मतलब x में फॉर्मूला आएगा, कोफिशिएंट होगा, x होगा, फिर प्लस आएगा, फिर x, ये जनरली फॉर्मूला जो आता है वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जो है सभी लोगों की आम सहमति यही थी कि हर एक फंक्शन को हम जितने भी ये अननोन डेटा वाले फंक्शन, मतलब जितने भी ये डिस्क्रीट डेटा वाले फंक्शंस होंगे, सबको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट करेंगे। सबसे जो बढ़िया अप्रॉक्सीमेशन होगा वो पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट करेंगे, क्योंकि जनरली जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं सबको आप पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल के फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे sin x है, sin x को भी आप पॉलिनोमियल के फॉर्म में, हालांकि वो इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल जाएगा, तो sin x को भी आप x - x³ / फैक्टोरियल 3 + x5 / फैक्टोरियल 5 x7, तो एक x के फॉर्म में देख सकते हैं, cos x को भी देख सकते हैं, sin हाइपरबोलिक x को भी आप x के फॉर्म में देख सकते हैं, log को भी देख सकते हैं, e⁻x को भी देख सकते हैं। जनरली अधिकतर जितने भी फंक्शंस हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सब x के फॉर्म में चली जाती हैं। इसीलिए हर एक फंक्शन का जितना भी होगा फंक्शन, सबका जो अप्रॉक्सीमेशन इन लोगों ने डिफाइन किया वो सब पॉलिनोमियल का यूज करके डिफाइन किया, ठीक है। जितने भी fx या f डैश x बनेंगे सब पॉलिनोमियल्स आएंगे, तो मतलब x की 5 डिग्री, ये सब चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। ये 4 डेटा कितने डेटा दे रखे, 1 2 3 4 5, अगर 5 डेटा दे रखे तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, 6 डेटा दे रखे तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, ऐसे ही करके सब चीज़ें वहाँ पर आप देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 4-5 डेटा दे रखे तो कोई भी एक f डैश x का फॉर्मूला आएगा, 3 डिग्री का या 4 डिग्री का, जो भी कुछ है वो तो सब वहीं पे पता लगेगा। x4 है, x³ का कोफिशिएंट आएगा, और ये एक फंक्शन f डैश x क्रिएट हो जाएगा। इन सबको देखते हुए, इन सबको यूज करते हुए और कोई फॉर्मूले से, फिर आप किस पे कैलकुलेट करना जरा बताइए, 1905 पे, तो x = 1905 रखेंगे। फिर इस पूरे फंक्शन में जैसे मान लीजिए सपोज 2x⁴ ये फॉर्मूला आया, ठीक है, और 3 है या फिर यहाँ पे जो भी कुछ है 3 है और प्लस 7x है -1 है, मान लीजिए ये फॉर्मूला आपका आया, इसमें x = 1905 पुट कर देंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी f डैश 905। तो ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कहलाता है कि न्यूमेरिकली यूज करके हम किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू किसी पॉइंट पे बताएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी इसी टाइप का ही कुछ होता है, वो भी सब न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जाएगा। इंटीग्रेशन की, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करिए। सपोज जैसे कि मान लीजिए आपको ये 0 से 1 और 1/1 + x² tan x, है ना, ये कैलकुलेट करना है, तो ये इंटीग्रेशन है। इसको अगर आपको ऐसे कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा, 1 + tan इनवर्स x, ठीक है। लेकिन अगर, और लिमिट कितनी आएगी जरा बताओ, tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स 0,
और tan इनवर्स 1 कितना होता है, आई थिंक π/4 होता है, तो π/4 वो 0 होता है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, π/4। बट लेकिन यहाँ पर इसी क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बट यूजिंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो वो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ठीक है। तो उससे भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन शायद वो π/4 नहीं आएगी एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फॉर्मूले जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट करते रहते हैं हमेशा, तो लगभग π/4 के बराबर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे बट यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच हर एक क्वेश्चन में करेंगे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप यही सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। और भी कुछ एक दो कॉन्सेप्ट और है, लास्ट में एक चैप्टर है अप्रॉक्सीमेशन का, तो अप्रॉक्सीमेशन भी करेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी होंगी जो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पेपर है, अगर जैसे कि हम क्लासेस में नॉर्मली कर रहे थे, तो मुझे याद है कि 1 महीने में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक फॉर्मूला बता दिया, उसी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उसमें थ्योरी बहुत कम है, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस कभी भी हो जाएगा, उसके लिए हमने इसको आपको भी पढ़ा है। ये पेपर आपको हम पढ़ाएंगे लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लीनियर और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या है, जरा देखिएगा। तो अलजेब्रा में क्या है, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे 3rd यूनिट से जनरली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि फर्स्ट यूनिट भी, सेकंड यूनिट, 3rd यूनिट भी। पेपर अभी आपको सिलेबस दे देंगे, सिलेबस में आप लोग देख लीजिएगा। 3rd यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 3rd यूनिट में जो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में, जैसे कि आपको कुछ पीछे के कॉन्सेप्ट याद होंगे, अलजेब्रा पेपर आप पढ़ भी चुके हैं 2nd ईयर में। तो अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग ग्रुप से किया था, ग्रुप पढ़ा था आपने। उससे पहले सेट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि सेट क्या होता है, सेट पे कैसे हम किसी भी सेट पे, सेट जानते ही हैं आप, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, इन अ वेल डिफाइंड मैनर। कोई भी अगर हम एक कलेक्शन लेते हैं इन वेल डिफाइंड मैनर, जो एग्जिस्टेंस में हो, उस चीज़ को हम लोग एक सेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, सारी चीज़ें आप जानते हैं। फिर किसी भी सेट पे हम रिलेशंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी सेट पे हम रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन से रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, सिमेट्रिक बाइस और एस्क्यू सिमेट्रिक, कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर रिलेशन के बाद आप फंक्शन पढ़ते हैं, हालांकि ये सब चीज़ें आपको 12th लेवल में बता दी जाती हैं, 11th लेवल में बता दी जाती हैं। रिलेशन, फंक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। उसी के बाद हम लोग ग्रुप स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो मेन आपका जो BSc फर्स्ट 2nd ईयर में था वो ग्रुप ही था, और ग्रुप के बाद आगे और भी सारी चीज़ें थी। तो ग्रुप के बारे में आप जानते हैं, ग्रुप क्या होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ग्रुप क्या है। ग्रुप एक प्रकार का सेट ही है, एक सेट ही है। कोई भी सेट है, मान लो बहुत सारे सेट हैं दुनिया में, ठीक है, कोई भी चाहो किसी भी चीज़ का जो आप सेट बना सकते हो, तो लेकिन कोई सेट है तो वो सेट जो है उस सेट को आप ग्रुप ऐसे नहीं बोल सकते। ग्रुप बोलने के लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं कि अ सेट इज सेट टू बी अ ग्रुप, ठीक है। सेट को हम जनरली जी से लिखते थे वहाँ पे, क्योंकि ग्रुप नाम देना था। तो अ सेट जी इज सेट टू बी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन, कोई ना कोई ऑपरेशन यूज करते थे, इसको स्टार से लिखते थे, जी विद स्टार। तो अ सेट जी विद एन ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 4 कंडीशंस। 4 कंडीशन होती थी। कौन कौन सी कंडीशन होती थी कि वो जो सेट होना चाहिए उस स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। उस स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होना चाहिए। उस स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उस सेट में क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। उस स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उस सेट के हर एक एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है इनवर्स, क्या होता है आइडेंटिटी, आई थिंक आपको सब पता है। नहीं पता है तो एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेट जी किसी ऑपरेशन स्टार के साथ में ग्रुप फॉर्म करता है जब वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर उनमें से कोई भी 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है देन वी विल नॉट कॉल द ग्रुप। जैसे कि हम लोग नॉर्मली अपने ग्रुप्स की बात करते हैं, कोई भी जैसे स्टूडेंट्स ही आपस में ग्रुप होता है, 4 लोगों का अलग ग्रुप है, 8 लोगों का अलग ग्रुप है, तो हर एक ग्रुप की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। आपस में उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैच करती है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो वो हर एक समझ लेना मेरी बात को। तो ग्रुप में क्या है कि वो 4 चीज़ें हैं, कंडीशन हैं, इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हो तो आप इस ग्रुप में चले जाओगे। ऐसे ही आप देख लीजिए कई सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनेशनल लेवल में कई सारे ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, कई सारे कंट्रीज के ग्रुप होते हैं, या कई सारे
सिटीज़ के ग्रुप होते हैं, कई सारे स्टेट्स के ग्रुप होते हैं, कई सारी चीज़ों के ग्रुप होते हैं। तो हर एक ग्रुप में जाने के लिए वहाँ की कुछ ना कुछ कंडीशन होती है कि अगर आपके पास ये कंडीशन है तभी आप वहाँ पे उस ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं ना। तो उसी टाइप से यहाँ पर ग्रुप की भी डेफिनेशन थी, चार कंडीशन थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ग्रुप बोलते थे। और फिर उसके बाद ग्रुप के बाद आपने रिंग पढ़ा था, रिंग पढ़ा था, फील्ड भी पढ़ा था आपने, आइडियल भी पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो हम आपको सीधे एक बार फील्ड को बता देते हैं कि फील्ड क्या है, क्योंकि फील्ड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हम आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा की जो थर्ड यूनिट है, ठीक है, थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट में सबसे पहला जो टॉपिक है, हालांकि सिलेबस आप देखेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो वेक्टर स्पेस का आएगा। चैप्टर का भी नाम भी यही है, सिर्फ वेक्टर स्पेस, ये चैप्टर का नाम है। थर्ड यूनिट का जो चैप्टर कोई सा भी एक चैप्टर होगा, ये थर्ड यूनिट में पहला ही चैप्टर है वेक्टर स्पेस, ठीक है। नंबरिंग पता नहीं क्या है, वेक्टर स्पेस होगा। पुरानी बुक में दे रखा है मेरे पास है, चैप्टर 1 ही लिखा है हालांकि इसमें भी, ठीक है, लेकिन बीच में है ये। तो ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ वेक्टर स्पेस में क्या क्या पढ़ना है। आप चाहे तो देख सकते हैं, जैसे तो सिलेबस में लिखा होगा। वेक्टर स्पेस पढ़ना है आपको, सब स्पेस पढ़ना है, जैसे वहाँ पे ग्रुप था उसका सब ग्रुप था, तो वैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में वेक्टर स्पेस होगा। ये वेक्टर स्पेस बिल्कुल उसी तरीके से आप समझिए जैसे ग्रुप समझा था आपने, कि कोई भी सेट ग्रुप कब कहलाएगा, जब वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो कोई भी सेट वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा, जब वो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कुछ कंडीशंस लिखी जाएंगी इसके नीचे, अगर उन कंडीशंस को कोई सी सेट सेटिस्फाई करता है तो वो सेट क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा, ठीक है, ओके। तो जैसे वहाँ पे ग्रुप था, सब ग्रुप था, वैसे ही यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है। फिर एक अलग अनदर कॉन्सेप्ट है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट और वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट। फिर पढ़ेंगे आप बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस एंड डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। फिर क्वोशंट स्पेस पढ़ेंगे, जैसे वहाँ पे क्वोशंट, यहाँ क्वोशंट स्पेस बोल रहे हैं, वहाँ क्या बोलते थे, क्वोशंट ग्रुप बोलते थे। कि एक ग्रुप G है, दूसरा ग्रुप क्या है, G' है या H है, तो G/H इज कॉल्ड द क्वोशंट ग्रुप, ठीक है। अगर कोई ग्रुप G है उसका कोई सब ग्रुप लेते हैं, हालांकि वो सब ग्रुप नहीं होता था सिर्फ, उससे क्या होता था, नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब अगर कोई एक G एक ग्रुप है, ठीक है, G एक ग्रुप है और H इसका क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G/H जो सेट बनता है उसको हम लोग क्या होते थे, क्वोशंट ग्रुप होते थे, ठीक है। क्योंकि डिवाइड करने की किसी चीज़ की कंडीशन होती है, जैसे सपोज हमारे पास नंबर्स के बारे में जानते हैं अगर आप, तो किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो डिवाइड करने के लिए भी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर किसी भी क्वोशंट ग्रुप को फॉर्म करने की कंडीशन होती है कि कोई भी सेट और उसी का नॉर्मल सब ग्रुप अगर है तो आप उसका क्वोशंट ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप, क्वोशंट स्पेस पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस दिया होगा, वेक्टर स्पेस को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, V से डिनोट करेंगे। और जैसे, ठीक है, उसका कोई भी सब स्पेस होगा या जो भी कुछ वहाँ पर आप पढ़ेंगे क्वोशंट स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे फॉर्म होता है। क्वोशंट स्पेस पढ़ेंगे, ठीक है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये क्वोशंट स्पेस तक ये एक चैप्टर रहेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका नेक्स्ट चैप्टर में चलेगा, क्योंकि ये पूरी यूनिट है। तो यूनिट को मैं एक बार बोल रहा हूँ, तो इसमें 2-3 चैप्टर रहेंगे। तो पहला चैप्टर रहेगा वेक्टर स्पेस से लेकर के क्वोशंट स्पेस तक रहेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेरी इजी, स्टार्टिंग में तो बहुत इजी है, बाद में कुछ थ्योरम्स आती हैं तो उसके साथ भी इजी ही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा टॉपिक है, वेक्टर स्पेस भी सब सही है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। फिर अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा का मतलब होता है जोड़ना घटाना, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मान लीजिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली मैप्स होते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, मैप। जैसे होमोमॉर्फिज्म पढ़ा होगा आपने, होमोमॉर्फिज्म पढ़ा होगा आपने, F इज अ होमोमॉर्फिज्म, G इज अ होमो। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होते थे, मैप्स होते थे। वैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। 2 वेक्टर स्पेस, वहाँ पे होमोमॉर्फिज्म याद है ना आपको कैसे होता था, F इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G', राइट। F इज अ होमोमॉर्फिज्म, F इज अ आइसोमॉर्फिज्म, F इज अ एंडोमॉर्फिज्म। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, दिखाई हैं। तो ये सब होमोमॉर्फिज्म, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट था। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस के बीच में क्या होगा, मैप होगा। इसको हम लोग कैपिटल T से जनरली डिनोट करेंगे, कैपिटल T से डिनोट करेंगे। तो कोई भी मैप V से V में है तो उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन होती है, कोई भी मैप, ये F एक मैप होता था किसी भी ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप में, तो इस मैप को हम होमोमॉर्फिज्म कब बोलते थे, जब उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। याद है ना आपको, होमोमॉर्फिज्म कंडीशन क्या होती थी, F अगर G से G में मैप है, इफ F ऑफ A ऑपरेशन B इसके बराबर होता था, ये ऑपरेशन किस सेट पे, इस सेट पे, इसके बराबर आ जाए मान लीजिए F ऑफ A स्टार F ऑफ, ठीक है ना। ये F ऑफ A और स्टार, ये स्टार किसका ऑपरेशन है, G' का, तो ये G' स्टार लिखते थे और यहाँ पे कहते थे O।
तो अगर कोई भी एक मैप है, इफ एफ इज अ मैप फ्रॉम जी टू जी डैश, मैप तो जानते ही है ना सब चीज़ें, तो मैप से अगर एक जी सेट से जी डैश सेट में कोई अगर एक मैप है तो उस मैप को हम होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे इफ इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। अगर वो मैप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इस मैप को क्या बोलते थे, होमोमॉर्फिज्म बोलते थे। ऐसे ही आइसोमॉर्फिज्म होती थी। आइसोमॉर्फिज्म कब होता था, जब वो फंक्शन क्या हो, इसी फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, जब ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होगा, 1 1 होगा और ऑन टू। तो कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी कोई फंक्शन दिया होगा t, जो कहाँ से कहाँ होगा, b से b डैश में होगा या फिर w कोई भी मान सकते हैं। तो अगर एक मैप से दूसरे एक वेक्टर स्पेस, यहाँ से वेक्टर स्पेस होंगे, ग्रुप्स होते थे, यहाँ पे क्या होंगे, वेक्टर स्पेस होंगे। एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में अगर कोई मैप दे रखा है जिसको जनरली हम लोग t से डिनोट करेंगे, तो उस मैप को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, एक कंडीशन होगी। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन है वैसे यहाँ पे भी कंडीशन होगी कि अगर ये मैप, कोई भी मैप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मैप क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन तो आने ही आना डन है कि यार दिखाइए कि मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। दैट इज़ वेरी इजी, कंडीशन बहुत आसान होती है, वो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, मतलब 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आपस में ऐड करेंगे, उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। रैंक नलिटी थ्योरम होगी उसके बाद। रैंक नलिटी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ नहीं, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज अ मैट्रिक्स। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स के फॉर्म में उसका क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, वो चीज़ करेंगे। रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझते हैं ना आप लोग, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन देना है आपको, किसके फॉर्म में देना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। और इस पर 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अगर मान लीजिए प्योरली वो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं आया तो कहीं ना कहीं और तरीके से थ्योरम में आ जाएंगे, तो इस पे जरूर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन को आप थोड़ा सा ऐसे मैथमेटिकली समझ सकते हैं, याद होगा आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते हैं, और कई सारी लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें वेरिएबल्स जो है उनकी 1 पावर है, मतलब 2x + 3y = 5 और x - y = 7। दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम मतलब कई सारे, तो 2 दे रखे हैं, 2 सिस्टम, एक ये सिस्टम है 2 इक्वेशंस का और 2 अननोन का है। तो इस सिस्टम का एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, किस फॉर्म में दे सकते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो इस सिस्टम का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, क्या बताइए आपको, पता होगा 2 1 3 - 1 और x y और कितना होगा इधर 5 और 6। ये क्या है, ये दोनों चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे यहाँ पे भी होगा कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया होगा, टी मैप बी से बी डैश में w में ऐसे करके एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा। उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन होता है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किसी चीज़ पे अप्लाई होगा x पे और कोई ना कोई x में ऐसी चीज़ें आएंगी, तो ये एक फंक्शन होता है। तो एक फंक्शन के फॉर्म में हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होगा। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस t को हमें रिप्रेजेंट करना है एक मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जो काम ये फंक्शन करेगा वही काम क्या करेगी, मैट्रिक्स करेगी। क्योंकि जैसे यहाँ पर देखिए, चाहे इस चीज़ को पकड़ के सॉल्व करो x y वही मिलेंगे, चाहे इस चीज़ को पकड़ के सॉल्व करो x y सेम मिलेंगे। वैसे तो समझ गए मेरी बात को आप। तो वैसे यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे और फिर दोनों का काम सेम होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैट्रिक्स के से सॉल्व करने में ईजी पड़ जाती हैं, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन उसका फाइंड आउट करते हैं। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर टी एक मैप है किसी वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में, जरा बताओ, और ये मैप है और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये दिया भी होगा आपको, यहाँ पे लीनियर मैप दिया होगा, जैसे नहीं होता है टी मान सपोज 2x² + 5x + 3। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होगा, कुछ और तरीके से भी दिया होगा, ये तो मैंने आपको ऐसे बताया। तो अगर मान लो इस टाइप को कोई मैप दे रखा है, कहेगा कि इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो, सिंपल क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो मतलब आपको एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। उसके डिफरेंट उसके मेथड्स होंगे, तरीके होंगे, वो आपको बताए जाएंगे। तो ये सब कुछ इतना है आपका 3rd यूनिट के सिलेबस में। इसके बाद की जो 4th यूनिट है वो भी बहुत ईजी है। स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट हैं वो काफ़ी हद तक थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि ग्रुप से ज़्यादातर रिलेटेड हैं। हालांकि ग्रुप से रिलेटेड है वो, ग्रुप से भी कह सकते हैं, मेनली वो रिंग और आइडियल से रिलेटेड है। रिंग आपने पढ़ा था ना, रिंग आपने पढ़ा, रिंग और आइडियल्स पढ़े थे, और ये सब चीज़ें पढ़ी थी, तो वो उन सब चीज़ों से ज़्यादातर वो रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग की 2 यूनिट वो आप वो ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप 3rd यूनिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 3rd यूनिट में आपको कुछ हम बता देते हैं, वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है।
तो वेक्टर स्पेस क्या होता है उसके बारे में आपको सबसे पहले बताएंगे। तो वेक्टर स्पेस से पहले आपको क्या पढ़ना है, फील्ड। फील्ड आपको याद आता है, फील्ड क्या होती है, इससे पहले आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सेट। सेट से क्या पढ़ा था, ग्रुप। ग्रुप से क्या पढ़ा था, सब ग्रुप। सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप तो इसके बाद क्या पढ़ा था, ग्रुप के बाद आई थिंक आइडियल, जो भी कुछ हो ऐसे करके कुछ होता है, आइडियल। फिर आइडियल के बाद इंटीग्रल डोमेन, सॉरी आइडियल नहीं, इसके बाद रिंग। रिंग के बाद आपने क्या पढ़ा था, इंटीग्रल डोमेन। फिर क्या पढ़ा था आपने, फील्ड। ये चीज आपने वहां पे पढ़ी थी, ठीक है। ग्रुप, रिंग, आइडियल, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, ये सब चीजें आपने वहां पढ़ी थी। और फील्ड के बाद क्या आता है, वेक्टर स्पेस। ये आपका वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसके आगे नहीं, वेक्टर स्पेस आगे नहीं। तो यहाँ तक कि आपको पढ़ना है, इसके आगे नहीं है आपके सिलेबस में। तो अब इस बार आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज पढ़नी है, वेक्टर स्पेस की। तो फील्ड के बारे में, क्योंकि वेक्टर स्पेस इस फील्ड से काफी क्लोज है, इससे क्योंकि इसी के साथ में चलेगा। तो फील्ड के बारे में आपको एक बार याद दिला देते हैं, फील्ड क्या है, कि आप जानते हैं पहले से फील्ड क्या होती है। तो फील्ड की डेफिनेशन क्या है, अ सेट एफ, ठीक है, क्योंकि एफ से नोट करेंगे, अ सेट एफ विद द ऑपरेशन एडिशन, एक ऑपरेशन है जिसका नाम एडिशन रखा जाएगा, एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फील्ड, इज कॉल्ड फील्ड इफ इट satisfies the following condition, okay, if satisfies the following condition। जैसे वहाँ पे तो कोई जी सेट दे रखा है, तो वहाँ पे ऑपरेशन एक ही होता था, उसको हम स्टार से नोट करते थे। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशन होंगे, दो ऑपरेशन होंगे, एक ऑपरेशन को एडिशन से नोट करेंगे और एक को मल्टीप्लिकेशन से नोट करेंगे। दिस कॉल्ड अ फील्ड इफ सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन होती थी, शायद आपको सबको याद होगा। बोलिए जरा, पहली कंडीशन कौन सी होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करके कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन होती है, ये जो एफ सेट है, ठीक है, एफ सेट है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ठीक है, क्या होना चाहिए, इज अ अबेलियन ग्रुप। क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप मतलब समझ रहे हैं, इस कंडीशन की सब कंडीशन कितनी है, 5, क्योंकि किसी भी सेट को एफ को, जैसे वहाँ पे जी हम लोग तो बात कर देते हैं ना, जी ना होकर के एफ यहाँ पे चुकी है, तो एफ लिखा, एफ सेट जो होना चाहिए ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म करना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। मतलब ये जो एफ सेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जो एफ सेट है इस ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है और इनवर्स है और कम्यूटेटिव है, तो इस सेट एफ को क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब क्लोज का मतलब समझते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। कोई भी सेट क्लोज्ड कब कहलाता है, सपोज एक सेट दे रखा है एफ, तो उस पर ऑपरेशन भी दिया होगा, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब है कि आप ये चीज करेंगे। ऑपरेशन जो होता है हमेशा दो चीजों के बीच में होता है, मतलब कि अगर इस एफ सेट है तो उसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो उन उसके कभी दो एलिमेंट अगर आप चूज करते हो, एक अलग अलग सारे एलिमेंट होंगे, अगर दो एलिमेंट चूज करोगे तो उनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हो, एडिशन का, ठीक है। तो कहता है कि कोई भी सेट क्लोज कब होगा, इफ सेट इज क्लोज्ड इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। हम इस एफ के अंदर कोई भी दो एलिमेंट चूज करें, इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करना चाहिए, ए प्लस बी भी कहाँ होना चाहिए, एफ में होना चाहिए। क्लोज का मतलब यही होता है कि अगर हम कोई भी उस सेट के दो एलिमेंट, कोई भी सेट क्लोज तब होता है जब उसके कोई भी हम दो एलिमेंट चूज करें और उनके बीच में जिस भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आप क्लोज बुला सकते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो उनको ऐड करें तो उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए, उस सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो क्लोज सेट कहलाएगा। एसोसिएटिव भी आप जानते होंगे, कोई भी सेट एसोसिएटिव को कहलाएगा इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ। इसी सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स लेंगे और फिर चेक करेंगे ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है तो बी सेट एफ इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, राइट। कोई भी सेट कम्यूटेटिव कब होगा, अ सेट इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ए प्लस बी के बराबर है देन बी सेड एफ इज कम्यूटेटिव, ठीक है। आइडेंटिटी जानते हैं, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, मतलब हम इस सेट का कोई भी एलिमेंट चूज करें, देयर शुड एग्जिस्ट E belongs to F
उस f के अंदर एक एलिमेंट e होना चाहिए जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, एम्प्लाइज a प्लस e इज इक्वल टू e प्लस a इज इक्वल टू a। मतलब हम उसको अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ में ऐड करें तो हमें a ही मिलना चाहिए, वही एलिमेंट, e का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर हम उस सेट को बोलेंगे इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, इफ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, अगर हम इस f का कोई भी एलिमेंट ले लें, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू f, एक एलिमेंट होना चाहिए f के अंदर हो सच दैट, किस प्रकार से होना चाहिए, a को अगर हम b के साथ में ऐड करें तो क्या मिलना चाहिए, जब b को a के साथ में ऐड करें तो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसलिए तो अगर कोई भी एलिमेंट के लिए आपको ऐसा b एलिमेंट नहीं मिलेगा तो फिर आप बोलेंगे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर वो उस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो कोई भी सेट को अवेलेबल होने के लिए पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। जनरली क्या होगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है उसको हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं, जीरो से, तो यहाँ पे जीरो लिखा जाता है। ठीक है, और इन्वर्ट समझ रहे मेरी बात को, तो वो जीरो भी लिखते हैं, वरना फिर आप ई से लिख करके भी छोड़ सकते हैं। तो कोई भी सेट अवेलेबल ग्रुप होना चाहिए फील्ड होने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है कि f विद रिस्पेक्ट टू द दो ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में f को क्या होना चाहिए, अवेलेबल। दूसरा जो ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में इस f को क्या होना चाहिए, इस f प्लस डॉट f डॉट इज f में से अगर हम इसका जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पे जीरो एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जीरो एलिमेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो होती है जनरली, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में से आइडेंटिटी जो भी डिनोट की जाती है वो जीरो से डिनोट की जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस f सेट में से जीरो को निकाल दें, मतलब e को निकाल दें, उसके बाद जो सेट बचे, ये f में से e निकल गया। ठीक है, मतलब नॉन सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, किस का सेट डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि e को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एलिमेंट। आइडेंटिटी क्योंकि e जीरो ही आता है, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलो या फिर जीरो एलिमेंट बोलो, दोनों बात एक ही है। तो अगर हम किसी भी सेट f में से उसकी आइडेंटिटी निकाल दें, उसके बाद जो सेट बचे वो सेट जो होना चाहिए इस ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, इज अबेलियन ग्रुप। ये भी एक अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ये भी किसको फॉर्म करना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। अगर कोई सेट f है वो डॉट के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप, मतलब समझिए आप कि इस बार जो कंडीशंस होंगी वो किसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको, प्लस के अकॉर्डिंग देख रहे थे, अब सारी कंडीशन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप, डॉट के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई सेट अबेलियन ग्रुप कब होगा, इसके रिस्पेक्ट में, जब वो क्लोज होगा, सेटिव होगा, आइडेंटिटी होगा, इनवर्स होगा और कम्यूटेटिव होगा। क्लोज का मतलब इस सेट के अंदर से दो एलिमेंट चूज करेंगे, आइडेंटिटी जीरो को छोड़ देंगे, कोई भी दो एलिमेंट चूज करेंगे, उनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, नया नंबर आएगा, वो नया नंबर कहाँ होना चाहिए, इसी होना चाहिए। तो बोलेंगे इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। फिर एसोसिएटिव चेक करेंगे, कम्यूटेटिव चेक करेंगे, आइडेंटिटी चेक करेंगे और इनवर्स। ठीक है, इसकी जो आइडेंटिटी आती है उसको जनरली 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन होती है जो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको आप लोग क्या यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, द सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, इसमें भी ऐसी 5 कंडीशंस होंगी, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा कंडीशन होती है इसकी, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ holds with respect to the multiplication or with respect to the multiplication over addition। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब ये क्या है, दैट इज फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू f। अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट चूज करें f के अंदर, ठीक है, और हम क्या लिखें, a डॉट b प्लस सी लिखें। ठीक है, a डॉट b प्लस सी लिखें, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, एडिशन है। ठीक है, तो इस चीज की वैल्यू चाहे कैलकुलेट करो या फिर a डॉट b प्लस a डॉट c की वैल्यू कैलकुलेट करो, दोनों क्या आनी चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए।
क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता हमेशा कि इस चीज़ की वैल्यू ये चीज़ बराबर हो, क्योंकि अलजेब्रा में आपने देखा होगा ना, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि जो सिंपल से रूल को फॉलो नहीं करते हैं, कि जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इन सब चीज़ों में तो आप चलो सोच सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है नहीं आएगा उसमें, लेकिन इस चीज़ को आप मानने को नहीं तैयार होंगे कि a प्लस बी प्लस ए के बराबर नहीं होगा। बट ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा a प्लस बी प्लस ए के बराबर नहीं आता है, ठीक है। तो अलजेब्रा में ये सब चीज़ें मायने रखती हैं कि अगर किसी भी सेट के हम कोई भी 3 एलिमेंट्स को अगर हम चूज करते हैं और तब इस चीज़ की वैल्यू और इस चीज़ की वैल्यू सेम आती है, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब अलग अलग हो रहा है, दोनों का p के साथ भी जा रहा है और c के साथ भी जा रहा है। अच्छा दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम पहले अगर a प्लस बी लिख लें बाद में डॉट सी लिख लें, इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो टाइप के होंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड, मतलब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए, मतलब ये चीज़ की वैल्यू और इस चीज़ की वैल्यू a डॉट सी प्लस b डॉट सी, इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखिएगा। तो अगर कोई सेट f है, ठीक है, उस सेट पे दो ऑपरेशन है, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, तो उस सेट को हम फील्ड बोलेंगे, लेकिन कब, जब वो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। f एक सेट दिया होगा, ठीक है, f में एलिमेंट्स होंगे और उस f के साथ में एक ऑपरेशन होगा और एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा। तो ये जो सेट है अगर इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, और साथ ही साथ एक कंडीशन और है जो सेटिस्फाई करता है ये, तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे, ठीक है। देखा जाए तो बहुत सारी कंडीशन हैं, 5 इसमें है, 5 इसमें, 10, 11 कंडीशन, ठीक है। तो किसी भी सेट को हम लोग ये तब बोल सकते हैं जब वो सेट क्या करेगा, इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इससे क्या क्या एग्जाम्पल, क्योंकि भाई कोई चीज़ पढ़ी है तो उसका एग्जाम्पल जरूरी है। एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लीजिए हम सेट f लें, ठीक है, और वो किसके बराबर लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो एक f सेट लिया जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, इस पर ऑपरेशन किस चीज़ का लगाया आपने, एडिशन का, एक्चुअल ऑफ एडिशन है, ठीक है, और किस चीज़ का ऑपरेशन लगाया, मल्टीप्लिकेशन का। तो जरा बताइए ये जो सेट है, अभी तो सेट बोलेंगे, फील्ड नहीं बोलेंगे, फील्ड तो तब बोलेंगे इस सेट को, ये f एक्चुअल में यहाँ पे क्या दे रखा है, r फील्ड, ठीक है। तो इस सेट को हम फील्ड है कि नहीं चेक करना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, इन सारी कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। ये जो f सेट होना चाहिए जो कि यहाँ पे r है, वो क्या होना चाहिए पहले, अबेलियन ग्रुप, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप चेक करो है, बिल्कुल कैसे है देखिए जरा, चेक करना है। तो r को चेक करना है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, क्या है, अबेलियन। अबेलियन का मतलब क्या चेक करना है, सबसे पहले r को क्लोज चेक करना है, कैसे क्लोज्ड है इसके रिस्पेक्ट में। क्लोज का मतलब क्या चेक करना है, इसके दो एलिमेंट चूज करने, लिखना नहीं है फॉर ऑल, कोई भी दो एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई भी दो एलिमेंट चूज करें इस f का मतलब r के अंदर, उनको जोड़ें तो क्या आना चाहिए, f आना चाहिए। तो कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, रियल नंबर ही तो होगा, इतना तो सभी लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये जो r सेट है इसके रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोज्ड, एसोसिएटिव भी है, ठीक है, डायरेक्ट लिखा जाएगा यहाँ पे, कुछ ये सब एग्जाम में भी नहीं है, डायरेक्ट लिखा, एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि हम दो रियल नंबर को जोड़ो, चाहे 2 + 3 करो तब भी 5 मिलेगा, चाहे 3 + 2 करो तब भी 5 मिलेगा, या 2.5 + 1 करो तब भी 3 मिलेगा, या 1 + 2.5 करो तब भी, क्योंकि रियल नंबर है तो हम डेसिमल किसी भी टाइप के कोई भी रेशनल इरेशनल सबको जोड़ो, किसी भी तरीके से जोड़ोगे आगे पीछे करके, दोनों चीज़ें क्या आएंगी हमेशा सेम आएंगी। तो इसीलिए जो है ये जो सेट है वो इसके रिस्पेक्ट में क्लोज है। आइडेंटिटी का मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए f के अंदर जिसको हम किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐड करें तो वही एलिमेंट मिले। आपको पता है रियल नंबर में कौन आता है, 0 आता है कि नहीं आता है, 0 एक ऐसा एलिमेंट है किसी के तरफ पे ऐड करोगे तो सेम एलिमेंट मिल जाएगा। तो 0 एक आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है ना। ये सेट क्या है, इसके पास आइडेंटिटी भी है। अभी यहाँ पे यही f सेट को बस इतना लिख दिया जाए, इसमें से 0 निकाल दो, r - 0 समझ रहे हैं, r में से 0, तो क्या ये सेट फील्ड, क्या ये सेट के पास आइडेंटिटी है इसके रिस्पेक्ट में, नहीं है, क्योंकि इसके पास 0 निकाल दिया ना, तो 0 ही तो एलिमेंट आइडेंटिटी। तो समझ रहे मेरी बात को, तो इसके पास तो फिर ये फील्ड तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, यही तुरंत लिख देंगे दिस सेट इज नॉट अ फील्ड बिकॉज इट इज नॉट अ अबेलियन। क्योंकि अबेलियन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी नहीं है। अगर 0 यहाँ से निकाल दे तो, लेकिन 0 मौजूद है तो इसके पास आइडेंटिटी भी है। इनवर्स भी आपको पता होगा, इनवर्स कैसे निकालना है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, उसी सेट में मिलना चाहिए जिसको हम इसके साथ में ऐड करें, जो भी आपने पहले चूज किया था ऐड करें तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए। कोई भी एलिमेंट इसका उठाओ पहले, ठीक है, 5 उठाया ना। अब दूसरा एलिमेंट कहाँ मिलना चाहिए, इसी के अंदर। -5 भी तो रियल नंबर होता है, और दोनों को ऐड करो, 5 + -5 क्या मिलता है, आइडेंटिटी 0,
है ना, तो 0 तो आएगा नहीं आएगा। हर एक π/4 चूज कर लो इसके अंदर, π/4 चूज करोगे तो उसका नेगेटिव क्या मिलेगा, -π/4, दोनों का ऐड करो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए चाहे कोई सा भी एलिमेंट चूज करो उसके लिए एक ऐसा नंबर इसी सेट में मिल रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए भाई उसी सेट में नंबर जिसको उसके साथ जोड़ने पे आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी है, 0 है 0 चाहिए फिर हमें, ठीक है। √2 √3 √4 कोई भी नंबर लो सबके सपोज यहाँ पे सिर्फ हम r+ लिखते हैं, सिर्फ r+ लिखते हैं, r+ का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली। बताओ इस केस और मान लो इसमें 0 भी साथ में है, ठीक है, 0 भी है, r+ का मतलब 0 भी साथ में है, तो 0 है तो यहाँ तक काम चल जाएगा, इसके बाद काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर हम इसका 5 चूज करते हैं ना, इसका अगर हम 5 चूज करें, 5 कहाँ चूज कर रहे हैं, r+ में, लेकिन क्या आपको -5 इसी में मिलेगा, r+ में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जो नंबर, क्योंकि आपको पता है 5 में कुछ जोड़ेंगे 0 लाना है तो वो तभी आएगा जब -5 जोड़ेंगे, तो लेकिन -5 तो इसमें नहीं मिलेगा, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, उस केस में ये फील्ड तक नहीं पहुंच होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो ये सेट जो है इसका मतलब जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये अबेलियन ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में, ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये अबेलियन ग्रुप है इस डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, तो ये सेट क्या है, ये फील्ड। तो हमेशा याद रखो सेट ऑफ रियल नंबर इज फील्ड, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज फील्ड, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होता है, फील्ड होता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर फील्ड है कि नहीं है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी क्या होगा, फील्ड होगा, ठीक है। तो Q एंड R एंड C देख सकते हैं आप, Q एग्जाम्पल है, R है जो मोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं, और C, ये 3 सेट ऐसे हैं जो हमेशा क्या होते हैं, एक फील्ड होते हैं, ठीक है। सबसे कभी कोई पूछे आपको सबसे स्मॉलेस्ट फील्ड बताओ, कोई ऐसी फील्ड बताओ, ये तीनों फील्ड कैसी हैं आपकी, देख लो इनफाइनाइट फील्ड है ना, कोई ऐसी फील्ड बताओ जो फाइनाइट फील्ड हो। फाइनाइट फील्ड का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, जिनको आप गिन सकें, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट फील्ड का एग्जाम्पल होता है 0 और 1। अगर मान लो एक सेट ये आपने लिया, ये सेट क्या है, फील्ड को फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, एक फील्ड। ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पे, ये सेट क्या है, एक फील्ड है, यहाँ पे फील्ड क्या थी, रियल नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐसे देख सकते हो, रैशनल नंबर भी ऐसे देख सकते हो, लेकिन ऑपरेशन क्या थे, एक्चुअल एडिशन और एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑपरेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये तीनों सेट फील्ड थे। लेकिन ये फील्ड कैसी है, इनफाइनाइट फील्ड है, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐसे ही। लेकिन कोई पूछे स्मॉलेस्ट फील्ड बताइए, कोई भी स्मॉलेस्ट फील्ड, तो उसके लिए एग्जांपल है आपके पास सामने। अगर कोई एक सेट लेते हैं F जिसमें कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 2, कौन कौन से, 0 और 1, और उस पर ऑपरेशन किस चीज़ का है, एडिशन मॉडुलो 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, ठीक है। देखो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जनरली हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस और डॉट होते हैं, ये डिनोट किया गया, एक का नाम प्लस रखा गया, एक का नाम डॉट, ठीक, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे ऑपरेशन प्लस किससे रिप्लेस हो गया, एडिशन मॉडुलो 2 और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 से। तो अगर कोई सेट, इसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 को ऐसे लिखा जाता है, तो अगर कोई सेट हमने लिया जो कि जिसमें 0 और 1 एलिमेंट है, तो ये सेट क्या है, एक फील्ड को फॉर्म करता है। कैसे, आप कैलकुलेट करो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये एक चीज है, फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिएगा आप लोग इसको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये भी एक फील्ड है, बहुत इजी है, वेरीफाई करता है, ठीक है। ये फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये नोट कर लीजिएगा, ओके। अब हम आपको बताएंगे वेक्टर स्पेस के बारे में कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, ओके। तो वेक्टर स्पेस के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। इसमें आप सिर्फ यहाँ पे इसमें सिर्फ आप लोग जो है यहाँ तक सीख लीजिए, वेक्टर स्पेस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं, ठीक है।